नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। जैसा कि हमको पता है हम भौतिक विज्ञान की क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान की क्लासेस में हम साथ ही साथ मूलभूत गणित भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे आरेख बनाने पड़ेंगे, है ना, ऐसे कुछ ग्राफ बनाने पड़ेंगे, या कुछ ग्राफ दिए होंगे तो किस समीकरण के ये सब जांचना होगा। तो ये सब कुछ हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आज की क्लास में इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। आज मोस्ट ऑफ हम इस चीज को खत्म कर ही देंगे ना, फिर हम अगली क्लास से भौतिक विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे। तो भाई अभी तक हमने त्रिकोणमिति पढ़ लिया है, उसके बाद में हमने बीजगणित पढ़ा था, फिर हमने अवकलन और समाकलन पढ़ लिया है। आज की क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था और आज की क्लास में ग्राफ या आरेख को कंटिन्यू करेंगे। ग्राफ या आरेख हमने कल की क्लास में भी पढ़े थे ना। कल हमने ढाल देखा था किसी भी समीकरण का, या अगर एक रेखीय समीकरण का ढाल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं हम ये देखा था। उसी चीज को आज और आगे बढ़ाएंगे और हम सरल रेखा के भिन्न रूप देखेंगे। ढाल की और चर्चा, सरल रेखा के भिन्न रूप देखेंगे और समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण ग्राफ भी आज क्लास में फिर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा समय भी लगता है। हम आराम से प्यार से छोटी-छोटी एक बार समझ रहे हैं हमारे प्यारे बच्चों के लिए। देखो बेटा, तो हम शुरुआत करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में जो हमने देखा था, उसी पर आधारित एक सवाल करते हैं। मान के चलो यहाँ पर ये कोण θ1 है ना, और यहाँ पर ये लाल कलम वाला कोण θ2 है। आपको ये बताना है, आपके पास चार ऑप्शन होंगे ऐसे कि सर जो ढाल है 1 का वो 2 से बड़ा है, ढाल 2 का 1 का 2 से बड़ा है, 2 का 1 से बड़ा है, या दोनों का ढाल बराबर दिखाई दे रहा है आपको, या आपको यहाँ पर मतलब जो ढाल है उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। तो देखो इस प्रकार के ऑप्शन हमें नीट में भी आते हैं कि तीन ऑप्शन दिए रहते हैं और चौथा ऑप्शन दिया रहता है कि इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं, है ना। तो उसके लिए कोई भी नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कभी कि सर ऐसा ऑप्शन सही हो सकता है क्या, ना, तो देखो अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो उसके लिए पहले जरूरी है कि आप तीनों ऑप्शन को बहुत ध्यान से समझो ना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं या कोई अलग ही जवाब होगा, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर देता है निकल बच्चों को। क्यों? क्योंकि तीन तो हमने कर लिया, फिर मन में डाउट आता है कि शायद हमने किया वो गलत है या सही, क्योंकि एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। ठीक है, चलो तो उसमें हम अभी तो नहीं जा रहे हैं, हम इसको आगे चल के और इस ऑप्शन के ऊपर चर्चा करेंगे और ऐसे और भी सवाल करेंगे। अभी हम ये समझते हैं यहाँ θ1 θ2 में से कौन सा बड़ा है, तो किसकी ढाल बड़ी होगी। एम क्या होता है भाई, ढाल होती है, हमने समझा था। देखो तो अब एम जो होता है वो ढाल होती है, ये हम सब कुछ समझ चुके हैं। तो m1 बड़ा होगा m2 से, कैसे पता करेंगे। तो देखो इसके लिए या तो तुमको ये समझ में आ जाए साफ कि सर जो θ1 है ना वो बड़ा है θ2 से, और आपने बोला था कि θ1 बड़ा है θ2 से, तो tan θ1 बड़ा होगा tan θ2 से, मतलब कि m1 बड़ा होगा m2 से। ये आसान से समझ में आ जाए। या ऐसा सोच सकते हो कि मान के चलो आपको मैंने बना दिया रामलाल, आप हो रामलाल, अब ये रामलाल यहाँ बैठा और एक बार तुम यहाँ बैठे, तो किसमें जल्दी फिसल जाओगे, है ना। जिसमें जल्दी फिसलोगे, तो लिख लो ये स्टार लाइन करके कि जिससे जल्दी फिसलेंगे उसका ढाल ज्यादा होगा। फिर इनमें से किसका ढाल ज्यादा है, ऊपर वाले ज्यादा जल्दी फिसल जाएंगे, तो ऊपर वाले ढाल ज्यादा, मतलब θ2 जो है ना सर, θ2 जो है वो θ1 से ज्यादा होगा, θ2 जो होगा वो θ1 से ज्यादा होगा, m2 जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा, 2 बड़ा है 1 से, तो m2 m1 से बड़ा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए, जो हमने समझ भी ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज अब नई कहानी शुरुआत करते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर हमारे पास y mx को लिखा था, तो सर इसका तो बहुत अंदर तक जा चुका है कि ये m क्या है और इसका समीकरण का ग्राफ कैसा बनेगा। अब अगर मान के चलो कि यहाँ पर एक सरल रेखा थी, आपने ये रेखीय समीकरण से सरल रेखा बनाई, वो सरल रेखा यहाँ से गुजरी, तो आपने इसका थीटा का tan थीटा ढाल बोल दिया और आपने इसको y बराबर mx बोल दिया। क्या y बराबर mx, ढाल कुछ भी हो सकता है। अगर यह ओरिजिन से या मूल बिंदु से नहीं गुजरी तो क्या, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी तो क्या होगा। तो सर यहाँ पर y बराबर mx तो होगा ही होगा। अब साथ ही साथ क्या होगा कि यहाँ पर एक और टर्म या एक और पद आ जाएगा, वो उसके लिए हम समीकरण लिखेंगे y बराबर mx प्लस c। क्या लिखेंगे, y बराबर mx प्लस c। अब ये c क्या है ना, c क्या है, देखो ध्यान समझना। अब ये बनेगा कैसा वो भी देखते हैं, पहले समझते हैं c क्या है। अगर मान के चलो मैं y बराबर 0 रख दिया, तो x बराबर 0 रख दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा, सर ये तो हो गया 0, तो ये 0 गुना m गुना 0 प्लस c हो गया, तो पूरा 0 हो गया, तो y बराबर आ गया c। तो अगर x बराबर 0 है तो y बराबर c आ चुका है, मतलब कि मेरे पास ये जो बिंदु मिला है, बिंदु 0, c मिला है। c क्या है, c कोई भी मान हो सकता है, तो 0, c कहां आएगा, सर 0, c y अक्ष पर आएगा। कहां आएगा, y अक्ष पर आएगा। कहां आएगा, y अक्ष पर आएगा। तो ये 0, c है, तो वो ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, दाएं बाएं कहीं भी आ सकता है। तो अगर ये है बेटा, तो यहाँ पर अब अगर यह c है, मान के चलो मेरा ये c है, ये बिंदु है 0, c, तो अब मेरी जो समीकरण थी या जो मेरा ग्राफ था, जो मेरी रेखा थी, वो 0 से ना जाते हुए c से गुजरेगी, और ये हो जाएगा y बराबर mx प्लस c। या y बराबर mx प्लस c। तो छोटी सी बात है, c वास्तव में कहां है, c कहां होगा, c y अक्ष पे होगा, और y बराबर mx प्लस c में c क्या है कि जहां पर वो रेखा y अक्ष को काटेगी, है ना। क्या है c, y अक्ष को कहां काटेगी, y अक्ष को रेखा कहां काटेगी, कहां काटेगी, कहां परिच्छेद भी बोलते हैं इस चीज को ना। अभी हम आसान लिख देते हैं, इसे हम परिच्छेद भी कहते हैं। अच्छा, तो y अक्ष को रेखा कहां काटेगी, उसके लिए हमने यहां पर लिख दिया कि यह y बराबर c पर रेखा काट रही है। अब यार यहां पर ये तो हमें पता चल गया, अब इसका और एग्जांपल कैसे समझेंगे, देखो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल समझते हैं। यह सब कुछ प्रवर्ता रूप में ही चल रहा है अभी भी। मान के चलो मैंने बोला कि मेरे पास समीकरण है y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा कि सर असल में y बराबर mx प्लस c होता है, इसमें जो m का मान है वो तो 1 हो गया, कुछ नहीं तो जीरो कर लेना, यहाँ पर 1 है, तो ढाल 1 हो गया, और ये देखें तो c भी 1 हो गया। तो मतलब ये y अक्ष को कहां काटेगी, y अक्ष को 1, y अक्ष का 1 यहाँ कहीं, तो ये 0, आ जाएगा, यहाँ काटेगी, और ढाल कैसा है 1 कैसा अंक है, पॉजिटिव अंक है। तो जो सरल रेखा बनेगी वो सरल रेखा कुछ ऐसी बनेगी, ये मेरा y बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है कहानी। तो ऐसे मैं आपको 4 केस बना के दे रहा हूं जिससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, देखो क्या क्या हो सकता है। सर ऐसा कुछ हो सकता है कि y बराबर mx प्लस c है, तो इसमें जो ढाल है, ढाल पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। सी जो है वो भी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सी पॉजिटिव मतलब जो जहां जिस बिंदु पर परिच्छेद करेगी वह ऊपर होगा, या जिस बिंदु पर एक सरल रेखा y अक्ष को काटेगी वो ऊपर होगा, ऊपर मतलब मूल बिंदु से ऊपर होगा। अगर नेगेटिव होगा तो यहां कहीं काटेगी, माइनस सी हुआ तो ना। जैसे एग्जांपल भी करते हैं, उससे पहले मैं 4 केस बता रहा हूं आपको। केस 1 जो इसका एग्जांपल अभी हमने देखा कि अगर m पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है तो ये ऐसी लाइन बनेगी, ये केस 1 कहलाएगा हमारा।
अगर केस 2 की बात करें बेटा तो हम ये समझ सकते हैं कि सर m पॉजिटिव हो जाए लेकिन c नेगेटिव हो जाए। जैसे इसी समीकरण के इसी के हम 4 एग्जांपल बना लेंगे। y बराबर x माइनस 1 है तो इस यह लाइन कैसी बनेगी ये सोचो। सर m पॉजिटिव है, ये जो c है वो नेगेटिव है, मतलब सबसे पहली बात तो लाइन तो उठेगी पॉजिटिव में, ढाल तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ कहां पर परीक्षित कर रही है, कहां काट रही है सर, नीचे कैसे, अरे नेगेटिव है c तो नीचे, अगर ऊपर ले गया तो c पॉजिटिव हो जाएगा। तुम्हें x अक्ष से मतलब नहीं, तुम्हें बस ये देखना है कि यहाँ पर सर ये लाइन थी, अगर मैं इस लाइन को ऊपर खसका रहा हूं तो ऊपर खसका रहा हूं तो ऐसा हो जाएगा, तो यहां पर c पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैंने यहां पर इसे नीचे खसकाया, ये कहां से आई थी, पहले मूल बिंदु से आई थी, तो अगर मैंने इसे नीचे खसकाया तो नीचे खसकाते ही क्या हो जाएगा भाई, नीचे खसकाते ही सर c जो है वो नेगेटिव हो चुका है। तो c नेगेटिव के लिए नीचे, c पॉजिटिव के ऊपर लाइन घुमाना ऐसी ही है। तो y बराबर mx-1 के लिए जो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, हमने समझने के लिए क्या था। चल तो अब यहाँ पर c नेगेटिव है सर, c नेगेटिव है कहने का मतलब क्या हो गया, c नेगेटिव का कहने का मतलब ये हो गया कि लाइन जो है वो यहां से काटी है। c का मान कितना है सर, m का मान है +1 और c का मान है -1। c -1 अरे माइनस है ना, -1 है, तो ये -1 के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा सर 0, -1 से काटेगी। अब लाइन जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो देखो ढाल इसका पॉजिटिव है, ढाल इसका पॉजिटिव है, और जो इंटरसेप्ट है या जहां पर यह y अक्ष को परिचित कर रही है वो नेगेटिव में है। तो ये दूसरा केस हो गया कि m पॉजिटिव c नेगेटिव। अब क्या हो सकता है सर, अब ऐसा हो सकता है केस नंबर 3 में m नेगेटिव हो जाए और c पॉजिटिव हो जाए। ये भाई ये मेरी ट्रिक है इस चीज की, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है कि 4 ही चीजें पॉसिबल है इस दुनिया में। तो m नेगेटिव हो गया और c पॉजिटिव हो गया। अब सोचो, देखो ध्यान से, m नेगेटिव मतलब सर अगर एक सरल रेखा यहां पर होती, अगर मैं इसे इधर घुमाता तो m पॉजिटिव होता, अरे इधर घुमाता तो m पॉजिटिव होगा, इधर घुमाऊंगा तो m नेगेटिव आएगा, ऐसा होगा ना यार। ये नेगेटिव आया थीटा, तो कोण है ना, अगर देखो ध्यान समझना, अगर तुम कोण इस दिशा में माप रहे हो तो 90 से कम होना चाहिए, या इधर से मापो तो ये कहां हो जाएगा भाई, नेगेटिव दिशा में हो चुका है अब ये, है ना, क्योंकि कोण का मान क्या नेगेटिव है। अरे क्या हो गया सॉरी एकदम से बेटा, अगर ये कोण देख तो 90 से ज्यादा हो गया। तो एक बात बता, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर चल रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यों था, y बराबर mx+c जब हमने पढ़ा था तो उसमें यहाँ पर अगर मैं देखूं y बराबर mx में, तो यहाँ पर जब इसमें कोण इधर घुमा तो ये पॉजिटिव था, और अगर मैंने कोण रेखा को इधर घुमा गया तो अब देख दो जगह से कोण माप सकता हूं ना मैं। इतनी आसान सी बात है, दो जगह से कोण मापे जा सकते हैं, या तो कोण इधर से माप लूं या कोण में इधर से घुमा कर माप लूं, दो जगह से कोण माप सकता हूं। यहाँ पे कोण इधर से माप लूं या इधर से घुमा कर माप लूं ना। एक्स अक्ष से ही मापना है कोण, एक्स अक्ष से कितनी घूमी, तो ये कोण तुम हमेशा कहां मापोगे, कैसे मापोगे, जहां से एक्स अक्ष से छोटा कोण बन रहा है ना। तो ये कोण क्या होता है, नेगेटिव, बहुत बार बता दिया हमने। ये ढाल क्या होती है, नेगेटिव होगी। अब ये ढाल तो नेगेटिव थी सर, अब आपने बोला ढाल नेगेटिव लेकिन सी पॉजिटिव, तो क्या संभव है, देखो ढाल नेगेटिव लेकिन सी पॉजिटिव, तो सी पॉजिटिव कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये जो रेखा है वो ऐसी कुछ बनेगी, मतलब रेखा को ऊपर की तरफ ले गए हम, तो ये ऊपर चली गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर c जो है वो पॉजिटिव होगा। तो मान के चलने लिखा y बराबर -x+1, मतलब ढाल का मान -1, c का मान पॉजिटिव। तो ये देखो ढाल नेगेटिव में आया, अरे इधर की तरफ आया तो नेगेटिव में आया, और ये हो गया है 0,1, तो ये हो गया है y बराबर -x+1। तो ये केस 3 बन गया हमारा। अच्छा, और क्या हो सकता है सर, केस 4 में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास स्लोप नेगेटिव हो जाए लेकिन c पॉजिटिव, c भी नेगेटिव, पॉजिटिव c भी नेगेटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव। तो क्या होगा सोचो, दोनों नेगेटिव, तो इधर बनाते हैं, जैसे मैंने बोला y बराबर -x-1, तो x स्लोप भी नेगेटिव, ढाल भी नेगेटिव, ढाल भी -1 और c भी -1, तो क्या होगा सोचो सर। यहाँ पर से पहली बात तो कैसा घुमाओगे, ऐसा घुमाओगे या ऐसा घुमाओगे, सर नेगेटिव है तो ऐसा घुमाएंगे। अब इधर घुमा, अब इधर घूमने के बाद में ये y बराबर -m आ गया, -mx हो गया। अब मेरे पास c भी नेगेटिव, तो ऊपर ले गया तो c पॉजिटिव हो गया, c पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर, नीचे लाऊंगा तो c नेगेटिव होगा, ऊपर c पॉजिटिव होता है नीचे c नेगेटिव होता है। तो बस यहाँ पर जो आखिरी लाइन हम बनाएंगे सबको हटा देते हैं, और जो लाइन हमारी बननी चाहिए वो ऐसी बनेगी, x अक्ष से ढाल नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी ये आ जाएगा, मतलब कहां पर काट रहा है y अक्ष को, x अक्ष होगा, y अक्ष होगा, हर जगह x से y है ना, तो ये हो जाएगा सर 0,-1। क्लियर है। तो ये बहुत बखूबी रूप से आपको 4 फॉर्म बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने चाहिए ना, और ये आपको बहुत डेप्थ में पढ़ा दिया। अगर आपको कोई भी समीकरण आए तो कुछ नहीं करना है, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा, इन चारों में से ही कोई एक सरल रेखा बनेगी, इतना पता है। ठीक है, जैसे अब हम बना कर देखते हैं एग्जांपल और क्वेश्चन करते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, आगे बढ़ते हैं और इस पे एग्जांपल करते हैं। देखो y बराबर √3x+3 ना, ये एक इक्वेशन दी है, अपन इसकी लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मतलब सरल रेखा बनेगी वो कैसे बनेगी, तो सर इक्वेशन को देखकर मुझे समझ में आया कि यहाँ पर लिखा हुआ है √3, मतलब कि सबसे पहली बात जो मुझे पता चलना चाहिए कि अगर कंपेयर करूंगा तो m का मान √3 है और c का मान जो है वो 3 है। तो अगर c बराबर 3 है तो यहाँ पर इसकी जो ढाल है वो भी पॉजिटिव है ना, ढाल भी धनात्मक है, और जहाँ पर ये काटेगी है ना, c बराबर 3 पर कट रही है तो वह भी पॉजिटिव है, वो भी धनात्मक है। तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी बेटा वो कैसे बनेगी, यहाँ पर ये c होगा इसका, ये 3 है, यहाँ से लाइन शुरू करेंगे हम और ये कुछ ऐसी बन जाएगी, और यहाँ पर ये ढाल आ जाएगा, ये ढाल भी पॉजिटिव है, इधर घूम रहा है तो पॉजिटिव, इधर घूमता तो नेगेटिव ना। फिर से यहाँ पर है तो इधर घूम रहा है तो पॉजिटिव, इधर घूम रहा है तो नेगेटिव, तो ऊपर की तरफ घुमा, ये कोण जो थीटा होगा वो कितना होगा, अब ये पता कर लेते हैं। हमने ये पता कर लिया सर, यहाँ पे ये जो c है ये पॉजिटिव था और कोण भी पॉजिटिव, थीटा भी पॉजिटिव था। तो अब ये कोण कैसे पता चलेगा हमें, हमारे पास है ढाल, हमारे पास क्या है ढाल, हमें पता है सर कि ढाल जो होता है वो होता है tan थीटा। अब tan थीटा है √3, तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 60 डिग्री। तो देखो हमने यहाँ पर पता कर लिया कि वास्तव में थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब ये हमेशा हम पता कर पाए जरूरी नहीं है ना, हमेशा पता कर पाए जरूरी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हम पता कर सकते हैं। जैसे हम और सवाल करते हैं इस पे, मैंने बोला y बराबर -1/√3 x+5। अब इस समीकरण के लिए मुझे लाइन या सरल रेखा बनानी है, तो फिर से क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम बोलेंगे ये -1/√3 है बेटा, तो -1/√3 बराबर m है, बराबर क्या हो गया m, ढाल हो गया। अब ये ढाल नेगेटिव है तो मतलब ये इधर घुमाऊं या इधर घुमाऊं, तो सर आपको ये ढाल नेगेटिव बनानी है, तो आपने इधर घुमाया, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया तो पॉजिटिव हो जाएगा, घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब लाइन जो है वो यहाँ कैसे बननी चाहिए। लेकिन इसमें c भी है, c कितना है, c है 5, तो इसे मैं ऊपर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं। जो हमने केस किए हैं उनमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट केस हो गया। अब ये ढाल नेगेटिव वाला केस है, ढाल नेगेटिव c पॉजिटिव, तो यहाँ पर बेटा जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये जो ढाल है वो नेगेटिव है, छोटा वाला कोण देखना है हमको हमेशा x अक्ष से, तो इसको गोली मार देते हैं हम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ये दूरी c बराबर 5 है। क्लियर है कहानी, चलो भाई। तो हमें पता चला थीटा का tan थीटा
थीटा का tan थीटा माइनस 1/√3 है, तो थीटा कितना है, थीटा कितना है, तो ये देखो ऑलरेडी मैंने नेगेटिव में ले लिया है, इसको मैं नेगेटिव रखूं पॉजिटिव रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ऑलरेडी मैंने क्या लिया नेगेटिव में ले लिया, तो tan थीटा बराबर -√3, तो अब मुझे बार-बार नेगेटिव करने की जरूरत नहीं, अपने आप इधर आ जाएगा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं सर, थीटा लिखेंगे हम, देखो ये माइनस है, इसलिए मैंने -1/√3 30 डिग्री, ये मुझे कैसे पता चला एकदम से, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति हमने पढ़ा था उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज भी है मुझे, तो क्या होगा tan थीटा बराबर 1/√3 है बेटा, तो थीटा कितना आएगा, थीटा आता 30 डिग्री, लेकिन जो कि माइनस है यहां पर, तो ये हमारे पास थीटा का मान 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, माइनस क्यों, क्योंकि इस दिशा में घूम रहा है। चलो भाई और समीकरण देखते हैं, इसे मान के चलो, इसके लिए मैंने आपको बोला मेरे पास सूत्र है y 4y, हाँ थोड़ा और इंटरेस्टिंग सा लेते हैं, 4y, सो 4y, हाँ 4y बराबर 3x माइनस 16। अब बताओ भाई इसके लिए कैसा समीकरण बनेगा, है ना, तो सॉरी इसके लिए कैसी सरल रेखा बनेगी, समीकरण मैंने दे दिया, हाँ क्या होगा बताओ, तो सर इसके लिए देखना चाहे हम तो बहुत मुश्किल है, क्या नहीं देख, हमारे पास जो मूल रूप है वो y बराबर mx प्लस c है, तो y बराबर mx प्लस c है बेटा, तो इसके लिए y के आगे एक होना चाहिए, तो मतलब मैं इस 4 को नीचे ले जाऊं सबसे पहले, तो मेरे पास जो सूत्र बनेगा वो बनेगा y बराबर 3/4x माइनस 16/4, तो क्या हो जाएगा, अब वास्तविकता में जिस सूत्र के या जिस समीकरण के लिए सरल रेखा बनानी बेटा वो होगा y बराबर 3/4x माइनस 4, 3/4x माइनस 4, तो अब हमें क्या पता चला सर, हमें ये पता चला कि जो हमारा ढाल है m वो ढाल होगा पॉजिटिव, तो ढाल पॉजिटिव होगा तो 3/4 होगा, और c कितना है -4 है, तो ढाल पॉजिटिव मतलब इस तरफ घुमाऊं मैं, ये ऐसी सरल रेखा बनती, लेकिन नेगेटिव में सी तो इसे नीचे ले जाऊं मैं, अब नेगेटिव सी मतलब नीचे हो जाएगा, तो यहां पर जो लाइन बनेगी वैसे बनेगी, तो ये जो हो जाएगा ये 0, -4 हो जाएगा, ये मेरा सी आ गया, क्लियर, और जो ढाल है वो थीटा है भी है। अच्छा सर m बराबर 3/4 है, तो क्या मैं थीटा का मान निकाल सकता हूं क्या मैं, लेट्स ट्राई इट, देखो भाई ये क्या होगा, यहां पर होगा सर tan थीटा बराबर 3/4 और थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं 37 डिग्री। हमें कैसे आ गया, देख मेरे बालक, ये हमने आपको काफी बार बताया है कि अगर आपके पास 3, 4, 5 का एक त्रिभुज है, इसमें जो कोण होता है ये 37 डिग्री या 37 डिग्री होता है, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया है, जैसे मुझे tan 37 लिखना है तो ये क्या लिखेंगे 3/4, sin 37 लिखना है तो क्या लिखेंगे 3/5, cos 37 लिखना है तो क्या लिखेंगे 4/5, है ना, इसी प्रकार से अगर त्रिकोण के लिए लिखना है तो हम लिख सकते हैं, तो मुझे यहां से याद था कि tan 37 मतलब tan 37 डिग्री मतलब 3/4 होता है, यहाँ पे 3/4 आया, तुरंत मैं चिपका दिया कि थीटा का मान 37 डिग्री, क्लियर इतनी कहानी भाई सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं इसमें, मान के चलो मैंने सूत्र दिया आपको, यहां लिख देते हैं हम आपके सूत्र, मैंने आपको सूत्र दिया y बराबर -5x प्लस -10, अब बताओ भैया कैसा बनेगा ये, तो सर यहाँ पर ढाल जो है ना, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो सर ढाल जो है वो नेगेटिव हो गया है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि m का मान है -5, और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर x का मान लिखेंगे, सॉरी c का मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, c का मान आ जाएगा -10, तो m भी नेगेटिव c भी नेगेटिव, तो क्या होगा सर यहाँ पर अगर ये इस दिशा में घूम रहा है इधर, तो ये जो होगा वो c भी नेगेटिव होगा m भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर देखो भाई ये हो गया मेरे पास, यहाँ पर जो ढाल है वो नेगेटिव है क्यों, और ये c नेगेटिव है क्यों नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा 0, -5 सॉरी 0, -10। अच्छा सर क्या मैं यहाँ पर 0, -10 होगा, c का मान -10 है, तो सर क्या मैं यहाँ पर, अब जैसे आप यहाँ पर कोण बता रहे थे 30 डिग्री 60 डिग्री 37 डिग्री, क्या मैं यहाँ पर कोण बता सकता हूँ, नहीं अब नहीं बता सकते, इसे थीटा ही रहने दो, और बस यहाँ पर बता दो, अगर कोई पूछता है तो ढाल का मान देखो, ध्यान से समझना सवाल में, वो बोल सकता है ढाल भी पूछ सकता है, अगर ढाल पूछा है तो ढाल क्या बोलोगे सर, ढाल है -5, और अगर वो आपसे पूछ रहा है कोण, तो कोण आप पूरा बताओगे 60 डिग्री 30 डिग्री 37 डिग्री वगैरह, तो यहाँ तो आपसे कोण कभी नहीं पूछेगा, बस आपसे ढाल पूछेगा, तो ढाल क्या होता है, tan थीटा होता है, और ये हो जाएगा -5, क्लियर है इतनी कहानी। चलो तो ये जो सारे सवाल मैंने आपको दिए है ना, ये जो सारे सवाल हमने करे, पहला ये वाला सवाल था है ना, दूसरा ये वाला सवाल था, तो इन सारे सवालों में मैंने आपको समीकरण दिया और ग्राफ बनवाया, इसमें भी समीकरण दिया और ग्राफ बनाया आपने, है ना, ये भी समीकरण मैंने दिया, आपने ग्राफ बनाया। उल्टा भी हो सकता है कि अगर मैं आपको ग्राफ दे दूं, सरल रेखा दे दूं और मैं आपको बोलूं कि भाई बताओ इसका समीकरण क्या होगा, ठीक है, वैसा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया, ये x होगा ये y होगा, ठीक है, यहाँ पर ये कोण मैंने आपको दे दिया 37 डिग्री 37 डिग्री, और ये मैंने आपको बोला कि भाई ये वाली जो दूरी थी ये दूरी थी यहाँ पर 10, तो अब आपको इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या होगा बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा है, समीकरण क्या होगा, तो समीकरण कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इस लाइन को देख के क्या लगता है कि यहाँ पर c पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पर m पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या लगता है आपको देख के, तो सर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो c है वो पॉजिटिव है और ये है 10 के बराबर, c कितना है पॉजिटिव है और 10 के बराबर है। अच्छा उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोण देखूं तो थीटा का मान दिख रहा है मुझे पॉजिटिव में 37 डिग्री, थीटा का मान कितना दिख रहा है पॉजिटिव में 37 डिग्री, तो अगर ये थीटा का मान पॉजिटिव में 37 है तो tan थीटा कितना होगा या tan 37 डिग्री कितना होगा, बताओ tan 37 डिग्री मुझे कैसे पता चल जाता है, अरे भाई मुझे ढाल निकालना है, अभी c निकालना निकाल लिया है, m पता करना है, तो ये सब क्या है, ये सब ढाल है, तो ढाल कितना होगा, सर 3/7 होता है 37 होता है 3/4, अच्छा अभी हम वैल्यू रख देते हैं, हमें पता सर y बराबर mx प्लस c होता है, इसमें हम रख देंगे y, तो y है, m कितना है, m है 3/4x प्लस m, तो ये मेरा जवाब आ गया, क्लियर है ना, मैं चाहूं तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, बस चलो भाई आगे चलते हैं। अब ये सब कुछ जो हमने देखा बेटा ये थोड़ी आसान सी बात है ना, अब इसी में कभी कभार हमें क्या होता है कि एक और रूप होता है, जैसे हमने भी प्रवर्तक रूप पढ़ा, ऐसे एक और रूप होता है, इसको बिंदु रूप बोलते हैं। बिंदु रूप क्या होता है कि हमें दो बिंदु, अब हमको कोण वोण कुछ नहीं देंगे, हमको ऐसा बोलेंगे जैसे 1,1 और 0,2 से ये दो बिंदु दे दिए ना, बिंदु 1,1, अरे तो समझते हैं ना, ये बिंदु है भाई, बिंदु 1,1 और 0,2 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं बिंदु रूप। क्या बोलते हैं? बिंदु रूप। तो अगर एक बिंदु है, जैसे मैंने बोला एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, है ना, कोई भी दो बिंदु यहाँ पर, तो इनसे गुजरने वाली एक रेखा होगी। तो बेटा इस रेखा के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो समीकरण होगा उसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, गणित में ज्यादा से डेरिवेशन होता है, वहां तक नहीं जाना चाहते हम, बस ये देखना चाहते हैं अगर कल को फिजिक्स में से दो बिंदु आ गए उनके बीच में एक सरल रेखा बताएंगे तो कैसे बताएंगे। तो उसका जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो हम यहाँ पर ये होता है, ये याद रखना पड़ेगा। कोई होता है y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इनटू x - x1। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट सा सूत्र है जो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे इस सवाल को हल करना है हमें, बिल्कुल छोटी सी बात है, जैसे सवाल को हल करना है तो सर इसमें x1 क्या है, x1 है 1, अच्छा। y1 क्या है सर, y1 है 1, अच्छा। x2 क्या है, x2 है 0, y1 क्या है सॉरी y2 क्या है 2। तो आपके पास x1 y1 x2 y2 के मान है ना। अब आप यहां से y और x में समीकरण निकाल लो, संबंध निकाल लो बस। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा y - y1, y1 कितना है 1 है, अच्छा, बराबर y2 कितना है 2 है, माइनस y1 कितना है 1 है, बटे में बहुत बढ़िया चल रहा है, x2 कितना है 0 है, बहुत बढ़िया, x1 कितना है 1 है, बहुत ही बढ़िया, x - x1 कितना है, x1 है 1 है सर। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर हो जाएगा y - 1 बराबर, देखो ये हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 को 1 दूसरे बेटा, तो सर 1 बटे में -1 इंटू x - 1। तो ये जो समीकरण बना वो y - 1 बराबर -x - 1। देखिए आप छोटा सा और सजा कर लिख सकते हो, ये हो जाएगा y - 1 बराबर -x + 1, अंदर गुणा कर दिया। फिर क्या होगा सर, इसको हल लिया हाँ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें जैसा सजाना वैसा सजा दो। ये हो जाएगा सर, जब y बराबर लिख देते हैं हम, है ना, ये -x को ले दो और ये माइनस को उधर ले जाओगे तो ये देखो ये माइनस जाएगा तो प्लस, माइनस वही है, माइनस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो गया। भाई यार ये -1 है, उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 होते हैं। तो इसके लिए आप आसानी से काम, अगर आपको ग्राफ बनाने का बोले तो भी आप बना सकते हो, y = x हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसका उपयोग वैसे ज्यादा तो नहीं होगा, एक आधी जगह कभी हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको सूत्र बता दिया। चलो इसी प्रकार से एक और छोटी सी बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं अंतःखंड रूप। ये क्या होता है, ये भी है ना, ये जो रूप है, ये रूप भी वास्तव में हमें ज्यादा उपयोग नहीं होगा, लेकिन ये सब क्या है, ये सरल रेखा के अलग-अलग प्रकार, सरल रेखा को बनाने के अलग-अलग प्रकार है, ये अलग-अलग रूप है ना। तो बस उसी को हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें सब कुछ बढ़िया से पहले क्लियर हो जाए। मान के चलो कि अगर एक सरल रेखा ऐसी बनी है तो यहाँ पे अंतःखंड रूप क्या बोलते हैं कि यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ पर y अक्ष है। मान के चलो यह x अक्ष को a पर खंडित कर रही है और y अक्ष को b पर खंडित कर रही है, तो यहाँ पर कुछ कोण वगैरह बनेगा। देखो y = mx + c जो मैंने पढ़ाया ना आपको, उससे आप सब कुछ डिराइव कर सकते हो, ये सारी चीजें बन सकती है उससे, है ना। ये बस घुमा के लिखा जा रहा है तुम्हें, है ना। अभी ये सब कुछ आप एक बार बस देख लो, समझ लेते हैं हम इसके सवाल कैसे बनते हैं, फिर आगे चल के जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर हम y = mx + c ही लगाएंगे। चलो अगर ऐसी एक सरल रेखा है तो इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र जो होता है बेटा, आप इसको चाहो तो यहाँ पे कौन थीटा मान के उसका tan थीटा वगैरह निकाल के कर सकते हो, y = mx + c से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक बार अंतःखंड रूप बता रहा हूं, तो नया रूप बता रहा हूं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है x/a + y/b बराबर 1। ये a क्या है, a है भाई कहां पर x अक्ष को खंडित कर रही है और b कहां है, कहां पर y अक्ष को खंडित कर रही है। जैसे मान के चलो आपको सवाल में बोला कि भाई x/2 + y/3 बराबर 1 है, ऐसा कुछ समीकरण दे दिया, या अगर समीकरण दूसरे रूप में भी था तो आपको तोड़ मरोड़ कर आपने ऐसा रूप बना दिया इसका। तो अगर ऐसा रूप है तो उसमें जो समीकरण बनेगा या जो समीकरण है इसकी जो सरल रेखा बनेगी वो कैसे बनेगी ना। तो देखो क्या करना पड़ेगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है, a का मान हमें साफ दिखाई दे रहा है 2 है, b का मान हमें साफ दिखाई दे रहा है 3 है, तो यह इसके ही जैसे बनेगा, है ना। a भी पॉजिटिव b पॉजिटिव, a पॉजिटिव b पॉजिटिव, तो यहाँ पर ही हो जाएगा सर, ये बिंदु हो जाएगा 2, 0 और ये बिंदु कितना हो जाएगा 3, सॉरी 0,3, फिर y को काट रहा है, बस बन गया भाई, ये आंसर है। हाँ ये आंसर है, ये समीकरण हो गया x/2 + y/3। हमें इसका ग्राफ बनाना था, क्लियर कहानी। ये छोटी छोटी सी बातें बस हमें पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे जिसको बोलते हैं परवलय। ये है भाई मजेदार सी बात, ध्यान समझना, इसमें हमें बहुत सारी बातें समझनी है। दो ही चीजें हमें सबसे ज्यादा पढ़नी होती है, एक हमने इससे पहले जो पढ़ लिया और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे बोलते हैं परवलय, ठीक है। अब परवलय होता क्या है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा और इसका सूत्र कैसे लिखा जाता है ये समझना पड़ेगा। मान के चलो y समानुपाती हो जाए x² के, देखो मैं तो ऐसी शुरुआत करता हूं, यही फिजिक्स की शुरुआत भी होती है। y समानुपाती था x के, तो क्या था वो था सर y बराबर mx कर लिया था हमने कुछ, है ना, और वहां से हमने देखा सरल रेखा बनती है। लेकिन y बराबर हो जाए x² के, है ना, x का वर्ग आ जाए तो क्या होगा, तो यहां पर बेटा y बराबर x² में ये फिर से हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसे लिख ले y बराबर x²। अरे वो कांस्टेंट मैंने मान लिया, एक ऐसा समीकरण मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीजें 4 मान लो 5 मान लो 10 मान लो, कोई अंक मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमको यहाँ पे उसमें m माना था, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम नए रूप से नई चीजें सीख रहे हैं। तो ये परवलय y बराबर x² जो है यह एक द्विघात समीकरण है। पहली बात तो कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये कैसे पता चला मुझे द्विघात समीकरण, अरे x² आ गया है। अब इस द्विघात समीकरण के लिए जो हमारे पास है ना, इस द्विघात समीकरण के लिए जो हमारे पास शेप होगा या जिसका जो आरेख या ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा ये समझना है, ठीक है। कैसे समझ सकते हो, कभी भी तुम्हें ग्राफ बनाने का तो बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ, x के मान रखते जाओ, y के मान आते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने x का मान, देखो अभी थोड़ा सा चमत्कार है, अगर आपने x का मान रखा तो y का मान आएगा, x का मान 0 रखो तो यहाँ पे x का 0 रखेंगे तो y का 0 आ गया। अच्छा x का मान 1 रखो तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग, y का मान भी 1 आ गया। क्या कर रहा हूं मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं तो सिर्फ बेसिक से चलना पड़ेगा हर चीज के लिए, तुम्हारे हवा में उड़ गए। x का मान -1 रखो तो y का मान कितना आएगा, y का मान फिर भी 1 आएगा। देखो चमत्कार, -1 का वर्ग, y बराबर -1 है तो -1 का वर्ग होगा 1, ठीक है। और आगे बना लेते हो, x का मान 2 रखो, x का मान 2 रखा, y का मान आ गया 2 का वर्ग मतलब 4। x का मान -2 रखो, होगा -2 का वर्ग 4, फिर से 4 हो गया, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर बेटा ये कुछ ऐसे बिंदु मिलेंगे जिनको अगर हम प्लॉट करें, हम बनाए तो एक होगा 0,0, फिर एक बार 1,1 तो 1,1 यहाँ पे आएगा। अच्छा -1,1 तो x अक्ष में माइनस, y अक्ष में प्लस, तो -1,1 ऐसा आएगा। 2,4 तो सर 2,4 कहीं आएगा, -2,4 यहाँ कहीं आएगा। तो बेटा इन सभी बिंदु को ऐसे बिंदु बनते जाएंगे, इधर बिंदु बनते जाएंगे। इन सभी बिंदुओं को जब आप जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर जो शेप मिलेगा या जो वक्र मिलेगा उसे हम परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परवलय। नहीं थोड़ा सा बिंदु हटा देता हूं मैं, ये यहाँ मान लेते हैं हम, ये U आकार का होता है, इसे हम बोलते हैं परवलय।
तो अगर हाँ, अब इसमें थोड़ी सी इसमें बस 2-3 ही बातें जो हमको ध्यान रखनी है। अगर y बराबर x स्क्वायर है बेटा तो परवलय ऊपर खुलता है, ये करके ऐसे ऊपर खड़ा है। अगर उल्टा होता, जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। हमने क्या देखा, y बराबर x स्क्वायर देखा। अब हर एक के लिए नहीं करेंगे, हर एक में चीजें बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर मेरे पास y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर होता, ध्यान रखना है ना, माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो परवलय नीचे खुलता। ठीक है, कहां खुलता? नीचे। कैसे कर लिया सर? वैसे कर लिया मैंने, जैसे मैं कर रहा था ना, x के मान करके y के मान आ जाएंगे, तुम भी करके देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर y स्क्वायर बराबर x होता, देख यहाँ x स्क्वायर बराबर y है, यहाँ y स्क्वायर बराबर x बोल रहा हूँ, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं y बराबर वर्गमूल x। अभी जब थोड़ा ग्राफ बताना ध्यान रखना है ना, तो यहाँ पर y x है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये साइड में खुलता हुआ परवलय बनेगा। क्या है ये सब कुछ? परवलय। ये सारे ग्राफ क्या कहलाएंगे भाई? चाहो तो लिख लो एक बार कॉपी में, इन्हें बोलेंगे परवलय। इसी प्रकार से अगर हमारे पास y स्क्वायर बराबर माइनस x, माइनस y स्क्वायर बराबर x आ जाता है, तो ये परवलय इस तरफ खुलेगा। तो ये 4 बेसिक प्रकार के परवलय है जो हमें पता होना चाहिए, है ना। एक परवलय ऊपर खुल रहा है, y बराबर x स्क्वायर, ये परवलय नीचे खुल रहा है, y बराबर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर x का साइड में खुलेगा, माइनस y स्क्वायर बराबर x का इस तरफ खुलेगा। क्लियर है कहानी? ये आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी मैं इनके लिए एक बहुत जबरदस्त ट्रिक भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखो सर, अब हमें ये थोड़ा सा तो समझ में आ गया, लेकिन सर इसके अलावा कुछ हो तो इसके अलावा क्या हो सकता है? जैसे मान के चलो आपको एक सवाल, एक क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, उसमें अगर आपको y बराबर x स्क्वायर की जगह और कुछ दे दिया, यहाँ पर मतलब प्लस 3 आ जाए, प्लस 2 आ जाए, प्लस 5 आ जाए, या सर यहाँ पर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऐसा भी कहीं जरूरत पड़ेगी क्या? इनकी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो ये सब कुछ जो बच्चे 11th मैथ्स पढ़ते हैं ना, वो ये एक साल भर पढ़ते पूरी चीजें, है ना। तो मैं तो 2-3 क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा सकता, और हमें पूरा पढ़ना भी नहीं है यार, डॉक्टर बनना है। तो ये सब कुछ में जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होगी, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर माइनस x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर बराबर x और माइनस y स्क्वायर बराबर x। क्लियर है ना? अब इसमें ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, है ना, बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, ये सारे परवलय आप बना पाओगे। जैसे अगर मैंने लिखा y बराबर 4x स्क्वायर, तो क्या होगा सर? अरे ये भी वैसा ही बनेगा, y बराबर 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर x का मान देख वही y बराबर x स्क्वायर सही है, ये भी ऊपर की तरफ ही खुलेगा, बस इसका जो मुंह है 4 है तो ज्यादा खुलेगा, 5 होता तो और ज्यादा खुलता, यहाँ पर जितना बड़ा नंबर हो तगड़ा मुंह खुल जाएगा इसका। तो ऐसा ही बनेगा। अच्छा सर, अगर ऐसा होता हमको दे दिया y बराबर y स्क्वायर, ये लिख दिया 5y स्क्वायर बराबर x, अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा बेटा? यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ पर y अक्ष है, यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ पर y अक्ष है, तो x का वर्ग होगा, इधर खुल जाएगा, जितना बड़ा नंबर है उतना खुलेगा। ठीक है, अब इन सभी के लिए मैं एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं सबसे पहले आपको। ठीक है, फिर हम इसमें और भी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। कॉपी में बहुत ही लाजवाब ट्रिक आते हुए आपकी तरफ लिखो, लिखो भाई कॉपी में लिखो, एसपी स्टार मेथड परवलय के लिए। एकदम आसान सी बात बता रहा हूं, हमें नेगेटिव वाले परवलय नहीं बनाने होंगे कभी भी, इतना पक्का है। नेगेटिव वाले परवलय नहीं बनाने होंगे, और पॉजिटिव वाले परवलय में, नेगेटिव वाले परवलय को तो उल्टा समझ लेना, मैं पॉजिटिव ट्रिक बता रहा हूं कि जिसकी घात ज्यादा होती है, देखो कॉपी में, जिसकी घात ज्यादा होती है परवलय उससे दूर भागता है। देखो ये इस दुनिया की सबसे लाजवाब ट्रिक में से एक है, तुम्हें कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि किसमें क्या बनाना है। यहां पर ये बताओ x और y में से किसकी घात ज्यादा है? मैं पॉजिटिव वालों की बात कर रहा हूं, नेगेटिव वालों की बात नहीं कर रहा हूं ना, ये पॉजिटिव वालों के लिए। नेगेटिव वालों के लिए उल्टा हो जाएगा, है ना, कि जिसकी घात कम होगी उससे दूर भागेगा, पर नेगेटिव वाला उल्टा ही होता है ना। चलो जैसे हम यहां पर समझते हैं ना, कोई भी एग्जांपल उठा लो, जैसे यहां पर y बराबर x होता है, किसकी घात ज्यादा है? x या y, जल्दी बता, x की घात ज्यादा, की घात ज्यादा, जल्दी बता, जल्दी बता सर, x की घात ज्यादा, x से दूर भाग दिया मैंने। अरे x से दूर भाग रहा ना, जैसे यहां से शुरू हुआ, तो x की घात ज्यादा थी, जिसकी घात ज्यादा होती है, जिसकी घात ज्यादा होती है दुनिया घबराती है, और जो ज्यादा शक्तिशाली होती है दुनिया घबराती है भाई। तो यहां पर x की घात ज्यादा थी, x से घबराओ, भागो 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 भागो, तो ये सब ऊपर। अब यहां पर किसकी घात ज्यादा है? y की घात ज्यादा है, तो यहां से शुरुआत करेंगे, फिर से है ना, शुरुआत करें, फिर किसकी घात ज्यादा है? अरे भाई y की घात ज्यादा, भागो 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 भागो, तो y दूर भाग गए। अरे ऐसे ही तुम कोई फिजिक्स का बना सकते हो, जैसे एक समीकरण बता रहा हूं, एक सूत्र बता रहा हूं, हो सकता है तुमने पढ़ा हो, p स्क्वायर बटा 2m बराबर ke होता है ना। p क्या है? संवेग कहलाता है, ये आगे चल के पढ़ेंगे फिजिक्स में। ke जो है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है ना, और m क्या है? द्रव्यमान है। तो यहां पर बेटा ना p स्क्वायर बटा 2m बराबर ke है, मैंने यहां पे p बना दिया, यहां पे ke बना दिया, मतलब इस अक्ष पे मैंने गतिज ऊर्जा ले ली, इस अक्ष पे संवेग ले लिया। अब ग्राफ कैसे बनेगा? तो इस दुनिया में चक्कर हो जाता है, तो बच्चे सोचते रह जाते हैं कि क्या ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा। अरे तुम भाई एसपी सर की आर्मी के हिस्से बन चुके हो, अब सोचो कि किसकी घात ज्यादा है। सर p की घात ज्यादा है, पहली बात तो परवलय बनेगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर जब भी दिखे तो परवलय बनेगा, स्क्वायर जब दिखे तो परवलय बनेगा। किसकी घात ज्यादा? p की घात ज्यादा, किससे दूर भागो, बस ये आंसर है। चुटकी बजाते ही तुमने आंसर निकाल दिया, जिसकी घात ज्यादा उससे दूर भागेगा परवलय। क्लियर है कहानी? स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें एक और बहुत जबरदस्त चीज बता, चीज बताने जा रहा हूं मैं परवलय में। देखो अब अगली चीज होती है परवलय की ढाल निकालना है। ढाल निकालना है या ढलान भी बोल सकते हैं इस चीज को। अभी तो हम सीखते किसी भी वक्र की ढाल कैसे निकाल सकते हैं पहले, फिर परवलय भी इसमें कवर हो जाएगा। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई भी एक वक्र था, जैसे ये आप उत्तिष्ठ निमेष मान निकालना था, उसमें भी यही सब चक्कर था। ठीक है, अब हमें ढाल निकालनी है, ढाल। तो अब क्या होगा यहाँ पर? सर यहाँ पर अगर मान के चलो आपने ये एक बिंदु लिया, इस बिंदु पे ढाल। अब तो सर हर बिंदु पे कहीं स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, हर जगह परिवर्तन ही होते जा रहा है। तो क्या करेंगे बेटा, हम जिस बिंदु पर ढाल निकालनी है, जिस बिंदु पर ढाल निकालनी है, बिंदु पर ढाल निकालनी है, उस पर
स्पर्श रेखा बनाओ, स्पर्श रेखा। अब सर ये स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा है बेटा जो इस वक्र को एक ही बिंदु पे काटेगी। एक मान लो यहाँ पे रेखा बनी, ये इसे काटी क्या? नहीं काटी। एक रेखा ऐसे बनी, ये कितने बिंदु पे काटी? दो बिंदु पे काटी। तो ये दोनों स्पर्श रेखा नहीं होगी। एक ऐसी रेखा जो एक ही बिंदु पर, यहीं पर, यहाँ से यहीं पर काटी, एक ही बिंदु पे काटी, तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसा देखना है कि सबसे पहले स्पर्श रेखा बना लो, फिर स्पर्श रेखा जो एक्स अक्ष के साथ कोण बनाएगी। तो यहाँ एक्स अक्ष तो ही नहीं, अरे मान के चल क्षैतिज मान ले, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, एक सीधी रेखा खींच लो इधर। तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वही कोण असल में ढाल दे देगा। मतलब यहाँ पर स्पर्श रेखा बना लो, फिर एक्स अक्ष के साथ स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जो ढाल बनाएगी वही हमारा वही जो कोण बनाएगी वही हमें ढाल देगा। जैसे यहाँ पे कोण थीटा बना, तो यहाँ पे ढाल क्या हो गया? यहाँ पे सर ढाल इस बिंदु को वन बिंदु बोलते हैं, तो m1 बराबर हो जाएगा, m1 बराबर हो जाएगा tan थीटा 1। अगर मुझे इस बिंदु पे चाहिए होता सर, तो यहाँ पे ढाल, यहाँ पे लाइन खींच ले। ओह ये तो कोण ही नहीं बना रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई कोण नहीं बनता, यहाँ पे शून्य होगी ढाल। यहाँ ढाल क्या होगी? यहाँ पर m शून्य हो गया, क्यों? क्योंकि इसका एक्स अक्ष के साथ थीटा क्या है? शून्य है। तो कहीं भी लाइन बना लो, कहीं भी लाइन बना सकता है आपको, कोई वक्र दे दिया। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमें एक ऐसा वक्र दे दिया, तो अब इस वक्र में बताना क्या हो रहा है? इस बिंदु पर बताओ ढाल कितनी है? तो इस बिंदु पे सर ये ऐसी लाइन बना लो, हाँ ये क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। अब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष नीचे, अरे छोड़ दे उसे, तो अपनी एक्स अक्ष बना ली, वो बना, ये बना, बात बराबर है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा, इस थीटा का जो tan थीटा होगा वो मेरा ढाल हो जाएगा। क्या तुम्हें ये बात चमकती है भाई सभी को? है ना? तो इस हिसाब से मैं ढाल देख सकता हूँ किसी भी वक्र के लिए, किसी भी वक्र के लिए ढाल देखी जा सकती है बहुत आसान तरीके से, चुटकी बता दी। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ढाल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देख सकते हो क्या? अगर सर ढाल इधर होगी, ये कोण इधर की तरफ से बना, तो ढाल पॉजिटिव है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर कोई बिंदु लिया होता ना, यहाँ पर कोई बिंदु लिया होता और इस बिंदु पर अगर मैंने स्पर्श रेखा बनाई होती ना, चलो यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु, ये इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाई होती, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। इस बिंदु पर ऊपर एक बिंदु बनाते हैं जिस पे स्पर्श रेखा बनाई होती, तो ये स्पर्श रेखा कितना कोण बना रही है? सर ये जो कोण है ये नेगेटिव में है। ये कोण कैसा है? नेगेटिव में है। तो यहाँ पर जो m2 होगा वो tan थीटा 2 होगा और ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव चक्कर वही है, सब कुछ वैसा कर सही। क्लियर कहानी? तो ढाल देखने का तरीका क्या है? सर यहाँ पर ये ढाल पॉजिटिव है, यहाँ पर ढाल नेगेटिव है, यहाँ पर ढाल शून्य है। तो यहाँ भी शून्य है, हाँ बिल्कुल सही पहचाना तूने। यहाँ जो सबसे ऊपर जो उच्चतम बिंदु था उसमें ढाल शून्य थी, ये भी ढाल शून्य है, ये भी ढाल शून्य है, ये ढाल नेगेटिव है, यहाँ ढाल पॉजिटिव। तो इसको क्या कुछ शॉर्ट ट्रिक से देख लूंगा? बिल्कुल सही सोचेगा तुम। अब बताओ मैं तुम्हें एक और जबरदस्त ट्रिक। क्या करो? ये ट्रिक लिखो ना, ये कुछ कॉमन सेंस बात है ना? ऐसा मान लो तुम अपना हाथ को एकदम हथेली को सीधा रखो। अब जैसे जैसे वक्र घूम रहा है वैसे हथेली को घुमाते जाओ। सर ऐसा एरो लगाते हैं बिल्कुल वैसा। सर यहाँ पे फिर तो ये क्या बता रहा है? असल में स्पर्श रेखा बता रहा है। तो जैसे यहाँ पर देख, यहाँ पर मेरा हाथ ऐसा था, तो ये ढाल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये ढाल आगे बढ़कर कम हो रही, 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 कम हो रही। अरे कौन कम होता जा रहा है यार? एक्स अक्ष से कौन कम हो जाएगा? अरे शून्य हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, बहुत दिक्कत है, नेगेटिव फिर बराबर। तो आपसे ऐसी बातें पूछी जा सकती है कि ढाल कब नेगेटिव था, कब पॉजिटिव था। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ढाल कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ढाल क्या था, ये समझ आया या नहीं आया, इसमें कुछ डाउट होना चाहिए किसी को भी ना। ढाल क्या है भाई? एक स्पर्श रेखा बनाओ, कोण देखो, ढाल पता चल जाएगा। अगर स्पर्श रेखा बन रही है तो हाथ ले लो सीधा, बस ये ढाल। क्लियर कहानी? अब ढाल बढ़ रही है, घट रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर और चर्चा करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो कि अगर आपको मैंने एक परवलय बना दिया, ये कोई भी एक वक्र हो सकता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक परवलय बना, तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि यहाँ पर यह ऐसा परवलय था, तो आपको 3 बिंदु दे दिए। यहाँ पर बिंदु नंबर 1, यहाँ पर बिंदु नंबर 2, यहाँ पर बिंदु नंबर 3। तो है मेरे पास 3 बिंदु, 1 2 3 बिंदु। तो आपको बोलना पड़ेगा, बताएंगे या पूछेंगे कि ढाल कहाँ अधिकतम है, अधिकतम ढाल किस बिंदु पर है, न्यूनतम ढाल किस बिंदु पर है। तो ऐसा आप ऑप्शन दे सकते हैं कि जो ढाल है m1 वो बड़ा है m2 से, वो बड़ा है m3 से, है ना? आपको बताना है किसका ढाल सबसे ज्यादा बड़ा है, या m1 का ढाल बड़ा है m3 से, बड़ा है m2 से, या ये ग्रेटर देन लेस देन के साइन से। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, m3 का ढाल सबसे बड़ा है, फिर m2 का ढाल है, फिर m1 का ढाल है, या आपको बोल देंगे डी ऑप्शन में कि m3 का ढाल सबसे बड़ा है, m1 का सबसे कम है और m2 का सबसे कम ढाल है। अब देखो भाई कैसे करना होगा ढाल की कहानी। तो यहाँ पे 3 बिंदु 1 2 3। तो या तो देखो इसमें पुस्तक वाले, किताब वाले लोग क्या करते हैं मालूम है, गंदी चीजें यहाँ पर बनाएंगे एक स्पर्श रेखा। अब बोर्ड पर बना नहीं पाओगे और कॉपी भी नहीं बनेगी ना। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, सर ये कोण थीटा, फिर यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, सर ये कोण थीटा 2, फिर एक और स्पर्श रेखा, ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, फिर यहाँ पे एक और स्पर्श रेखा, सर एकदम सीधी हो गई, ये कोण थीटा 3। फिर बोलेंगे कि देखो भाई यहाँ पर थीटा 1 जो है वो सबसे कम है, थीटा 2 ज्यादा है, थीटा 3 और ज्यादा है, तो ढाल जो होगी तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा होगी। अपन ऐसा करना चाहिए, अपन दोनों को डालेंगे है ना, अपन बैठे यहाँ पर है ना, मान के चलो रामलाल तुझे बिठाया मैंने यहाँ पर, अब बताओ भाई चलो। तो सर चढ़ेंगे, तो चढ़ने में दिक्कत बढ़ती जा रही, तो यहाँ पे ऐसा था, ढाल बढ़ता जा रहा है, खत्म कहानी यार। ढाल 1 पे छोटा होगा, 2 पे और बड़ा होगा, 3 पे और बड़ा होगा, तो ये ढाल बढ़ता जा रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा ढाल जो होगा या सबसे बड़ा कोण जो होगा वो तीसरा होगा, उससे छोटा दूसरा होगा और सबसे छोटा पहला कोण होगा। तो ढाल भी तीसरे का सबसे ज्यादा होगा, दूसरे का और कम होगा, पहले का सबसे कम होगा। एकदम आसान सी बात। अब ऐसा भी पूछ सकता था आपसे कि यहाँ पर ढाल बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, मतलब यहाँ से आप चढ़ना शुरू करें तो आपको दिख गया ढाल बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा पूछ भी सकता है चार ऑप्शन में ए से बी जाने पर, या मतलब ऐसा बोलेंगे आपको कि ये है ओ, ये है ए, तो ओ से ए जाने पर ढाल बढ़ रहा है, घट रहा है या नियत है, ये ऐसे सवाल आपको। ये सब कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स है, अभी हमें बहुत बड़ी इमारत बनानी है, ऐसे सवाल हो भी सकता है, हमें कहीं मिले ना, ये सवाल नहीं आएंगे। इस पर बेस्ड दूसरे सवाल आएंगे, क्योंकि वहां पर एक्स और वाई नहीं होगा, वहां पर वेग होगा, चाल होगा, समय होगा, त्वरण होगा, ये सब बातें होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। देखो अब यहाँ पर अगर मुझे इतना समझ में आता है तो अब मैं ढाल को ऐसे भी तो देख सकता हूं। जैसे मैं कोई एग्जांपल बता रहा हूं आपको, मान के चलो कि यहाँ पर ये ओ था, ये ए था। अब बताओ सेम है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको ये बताना कि ओ से ए जाने पर ढाल जो है, ढाल ओ से ए में ढाल नियत है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है। ओ से ए में ढाल बढ़ रही है, दूसरा ऑप्शन देंगे ढाल घट रही है, फिर बोलेंगे नियत है, 3 ऑप्शन देगा, बस इतना बताओ फटाफट। ढाल नियत है, बताओ क्या होगा। तो
सर ये तो बिल्कुल ही बकवास सवाल, आपने हमें बता दिया सब कुछ। तो सर यहां पर देखो, तुम्हें पता करना है, उड़ाना कोई, चलो तो ढाल घट रही है नहीं, ढाल नियत है नहीं, ढाल बढ़ रही है, हाँ ये सही ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो ढाल ना तो घट रही है ना तो नियत है, केवल ढाल बढ़ रही है। इतना समझ में आया? तो ऐसे तो कोई भी वक्र दे दिया था, इसमें हम देख रहे थे। तो देखो ये क्या हो रहा है सर, यहां पर इस बिंदु से इस बिंदु में ढाल ऐसे घूमी बढ़ती जा रही है। क्लियर है? चलो अब हम और भी इसमें टिपिकल बात करते हैं और भी खतरनाक लेवल पे जाते हैं। मान के चलो आपको यहां पर वक्र ऐसा दे दिया उल्टा, अब आपको बताना है कि इसमें ओ से ए में जाने में, सेम सवाल, ओ से ए जाने में ढाल बढ़ रही है घट रही है नियत है, ओ से ए में ढाल बढ़ रही है घट रही है या नियत, ये बताना आपको। बताओ बताओ क्या हो रहा है? तो सर यहाँ पर अब ध्यान समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सर यहाँ पे तो पहले ढाल शून्य थी, अरे देखना यहाँ पे शून्य थी, अच्छा फिर यहाँ पर सर ये ढाल हो गई कुछ, फिर यहाँ पर ढाल ऐसी कुछ हो गई। तो देखो यार यहाँ पर ये जो नेगेटिव में कोण है तो बढ़ता जा रहा है, पहले यहाँ पर कोण 0 था, फिर यहाँ पे थीटा 1 हुआ, फिर यहाँ पे थीटा 2 हुआ, कोण बढ़ा नहीं, अच्छा सर ऐसे हाँ सर बढ़ा। तो ढाल वास्तव में बढ़ रही है घट रही है, ये पता करना है। सर आप फिर ले रहे हो, ढाल तो बढ़ रही है, वास्तव में ये ढाल नेगेटिव है, ढाल ऋणात्मक है। अगर ढाल नेगेटिव होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ढाल थी 0, फिर ढाल हुई होगी -1, फिर हुई -2, फिर हुई -3, फिर -4, तो ये वास्तव में बढ़ रही है या घट रही है? वास्तव में ये बढ़ रही है या घट रही है? तो 0 -1 -2 -3 घट रही है, यह घट रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर इसकी जो ढाल है वो ढाल घट रही है। वास्तव में कैसे घट रही है, फिर से देखो एक बार, ढाल घट रही है। कैसे घट रही है सर? यहां पर पहले ढाल 0 थी, पहले क्या थी? 0 थी, फिर नेगेटिव में, यार तेरे मान के एक में 0 नंबर आ गया, पहले 0 नंबर आ गया, अगर टेस्ट में -1 आ गया, अगर -2 आ गया, -3 आ गया, तो दुखी होंगे या खुश होंगे? सर यहाँ पर तो दुखी हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, घर वाले मारेंगे, जूते पड़ेंगे हम पे। तो ये तो क्या हो रहा है, ढाल नेगेटिव होने वाली, नेगेटिव में जा रही है, तो नेगेटिव में जा रही है इसलिए घट रही है। ठीक है, अब देखो और मजा, चिंता मत करो, सबकी एक ऐसी खतरनाक ट्रिक बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा जिंदगी का, मतलब उस ऐसी ट्रिक जैसा तुमने कभी पढ़ा नहीं होगा कोई भी सब्जेक्ट, इस बात की गारंटी मेरी है। ये मान के चलो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना। अब देखो आपको बोला मैंने कि यहाँ पर एक परवलय है, बीच में जो बना दिया समझ में आता है ना। अब बताओ कि यहाँ पर बिंदु ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब बताना है ओ से ए में ढाल बढ़ रही है घट रही है, क्या हो रहा है? ओ से ए में ढाल, सर हाँ ये तो ऐसा ही है। अरे तो मैं एक चीज ना, ये तो ओ से ए में तो ढाल बढ़ रही है। अच्छा बी से ओ में क्या हो रही है ये देखना, हमको पूरा निकालना है, पूरा ओ से ए, बी से ओ और बी से ए में क्या हो रहा है ये देखना है हमको। ठीक है, पहले ये देखेंगे कि बी से ओ में क्या हो रहा है। तो सर बी पर ढाल कुछ नेगेटिव में थी पहले, फिर ये और नेगेटिव में कम हो गई, फिर ये शून्य हो गई। सर नहीं आया। देखो एक बार मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ है ना, जूम करके देखो कि वास्तव में हो क्या रहा है। ये ऐसा कुछ था हमारे पास है ना, तो जूम करके देखते हैं हम कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पर अब देखो, बिल्कुल ध्यान देना, पूरा ग्राफ मैंने तुम्हारे लिए जूम कर दिया। इसमें पहले मेरी ढाल कुछ ऐसी थी, फिर ढाल ऐसी शून्य होगी, फिर बढ़ती जा रही। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। पहले यहाँ पे ढाल ऋणात्मक थी, नेगेटिव थी। अरे नेगेटिव होगी, अरे यार यहाँ ये नेगेटिव नहीं है क्या, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ऐसा हाथ जाता है तो पॉजिटिव होता है, ऐसा होता है नेगेटिव होता है। अब देख पहले नेगेटिव में इतना कुछ थी, फिर आगे बढ़े तो नेगेटिव में कम हुई, शून्य हुई, फिर बड़ी। तो तुम्हें ये बात पक्का पता चली सर बी से ओ आने में पहले यहाँ पर नेगेटिव थी, ओ पे शून्य हो गई। तो देखो भाई अगर कोई चीज पहले है ना, ध्यान सुनना, बी पर ऋणात्मक है, ओ पर शून्य है, बी पर ऋणात्मक है, ओ पर शून्य है, तो क्या बढ़ रही है या घट रही है ये बताओ। तो बी से ओ में क्या होगा, क्या होगा बताओ। तो सर पहले नेगेटिव थी फिर 0 हो गई, तो ये असल में बढ़ रही है। नहीं सर काहे मजाक ले रहे हो, घट रही है। अरे बढ़ रही है मूर्ख, देख ध्यान से। मान के चलो तुम्हारे एक दिन आए -25 नंबर, फिर आए -10 नंबर, फिर आए -5 नंबर, फिर आगे 0 नंबर। तो ये तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं ये बताओ। एक टेस्ट दिया -25 नंबर आ गए, घर वालों ने जूते मारे, फिर -10 आ गए, फिर क्या हुआ, फिर जूते तो पड़ेंगे लेकिन कम पड़ेंगे क्योंकि -10 ठीक है। फिर आए -5, तो घर वाले बोलेंगे वाह लड़का सुधरते जा रहा है, पहले -25 लेकर आया, फिर -10 लेकर आया, अब -5 लेकर आया। जिस दिन तुम्हारे 0 नंबर आ गए उस दिन तो कॉम मिठाई बटेगी। क्यों? 0 नंबर पहले नेगेटिव में पॉजिटिव में आए, फिर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे 5 नंबर आ गए, फिर 10 नंबर आ गए, 15 नंबर आ गए। तो ये क्या है, ये चीजें बढ़ रही है। तो वास्तव में यहां पर फिर से ध्यान सुना, ओ से बी में, बी से ओ में ढाल बढ़ रही है, ओ से ए में भी ढाल बढ़ रही है, तो बी से ए तक में ढाल बढ़ रही है, बी से ए तक में ढाल बढ़ रही है ना। ओ से ए में पॉजिटिव थी, पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है, फिर ये नेगेटिव में कम हो रही है, तो ये बढ़ रही है। तो हमें ऐसा कुछ ध्यान रखना है कि अगर वक्र ऐसा होता है, कैसा होता है ऐसा वक्र, तो इसकी ढाल जो है, ढाल ये बी बिंदु था, ये ओ था, ये ए था, तो ढाल बी से ओ में बढ़ रही है ना, ओ से ए में बढ़ रही है, बी से ए में बढ़ रही है, चाहे जो हो जाए ढाल हमेशा और हमेशा बढ़ रही है। क्लियर है, मजेदार सी बात है ना। देखिए ये बी से ए पूरे आने में ढाल बढ़ गई पूरे इसमें। अच्छा इसका उल्टा भी ट्रू है, उल्टा मतलब अगर ऐसा होता, अरे ऐसे परवलय बने ना, अभी हमने परवलय बनाया, ये उल्टा परवलय बना, लेकिन इसमें ढाल घट रही थी। ठीक है, वैसे ही अभी जो हमने परवलय बनाया, पहले बिल्कुल पहले जानते, ये ऐसा बना हुआ है, इसके पहले परवलय ये ऐसा बना हुआ है, तो इस परवलय में ढाल हमेशा बढ़ रही है। तो सर इस परवलय में क्या होगा, वैसा परवलय बना रहा हूं मैं, उल्टा वाला। तो इस परवलय में बेटा जैसे यहां पर बना है, इसमें बी से ओ और ओ से ए में, देखो पहले बी पर पॉजिटिव थी, देखो ध्यान समझना, बी पर पॉजिटिव नंबर था, फिर शून्य हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। तो पहले बी पर हमेशा बी पर पॉजिटिव है, बी पर पॉजिटिव है, ऐसा सोचो, बी पर पॉजिटिव है, ओ पर शून्य है और ए पर ऋणात्मक है।
ऋणात्मक मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर सोच तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए जीवन में, कैसा हो जाए कि पहले एक बार तुम्हारे नंबर आए माइनस, पहले आए तुम्हारे 15 है ना, पहले आए पॉजिटिव, फिर 10, 5, 0 माइनस नेगेटिव नंबर, तो क्या होगा? अरे अब तो तुम्हारे नंबर घट रहे हैं, तो इन सब में हम बोलेंगे ढाल घट रही है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत जूते मारेंगे, ढाल घट रही है। आई बात समझ में, है ना? तो अगर ऐसा वक्र होता है तो ढाल बढ़ती जाती है, ऐसा वक्र होता है तो ढाल घटती जाती है। चलो दोनों मिला गया तो अरे तो कोई बड़ी बात हुई ना। देख जैसे अभी हमने जो स्टार्टिंग में वक्र बनाया था, ऐसा कुछ ऐसा बना था, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने बोला ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ई बिंदु। तो ए से सी तक में ये जो वक्र है, ए से सी में ढाल बढ़ रही है, और उसके बाद में सी से ई में घट रही है। क्लियर है कहानी? देखो भाई, अब इसके लिए मैं बता रहा हूं बहुत ही जबरदस्ती ट्रिक। तुम बस इतना ध्यान रखो, अरे तुम्हें ये सब तो ऐसे ही दूसरे बच्चों के लिए था, तुम्हें तो बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ये जो परवलय है जिसकी ढाल बढ़ रही है, ये अपने जीवन में खुश है, ये हंस रहा है। देख यहां से, ये हंस रहा है ना, अरे परवलय है, अरे स्माइली देखिए ना फोन में, ये परवलय है, ये हंस रहा है, तो ढाल बढ़ रही है। और अगर ये रोया तो ढाल घट रही है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि वो रो रहा है या हंस रहा है। अगर हंस रहा है तो ढाल बढ़ रही है, और अगर रो रहा है तो ढाल घट रही है ना। तो देखो भाई, ये पहले हंसा तो ढाल बढ़ी, रोया तो ढाल घटी, हंस रहा है ढाल बढ़ रही है, रो रहा है ढाल घट रही है। अरे घट रही थी पूरे टाइम, कुछ भी ले लो, ये आधा रोया रो रही है मतलब कि घट रही है, ये पूरा हंसा तो ढाल बढ़ रही है। जितनी भी जगह ढाल बनाओगे सब में ये ट्रिक लगा देना, एक नंबर तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? रो रहा है या हंस रहा है वो देख लो, है ना। हंसेगा तो ढाल बढ़ेगी, रोएगा तो ढाल घटेगी, रो रहा है, हंस रहा था ढाल बढ़ रही थी, फिर अचानक से जीवन में दुख आ गया, रो दिया ए से ई में, ढाल घट गई। क्लियर है कहानी? ना वहां से ढाल बढ़ेगी, ए से सी में, सी से ई में ढाल घटेगी। इसी पर दो लाजवाब क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट क्विज के रूप में कर लो, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम और भी वक्र पर चर्चा करेंगे। क्विज का पहला सवाल आपके सामने। सवाल कह रहा है कि सरल रेखा मूल बिंदु एवं एक ऐसे बिंदु से गुजरती है जिसका भुज उसकी कोटि का दुगना है। इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, ये ज्ञात कीजिए। बताओ, सरल रेखा का समीकरण भुज कोटि का दुगना है। हाँ तो इसका जवाब जान लेते हैं। आसान सा सवाल है सर, भुज जो है, सवाल में बोल रहा है भुज जो है वो दुगना है कोटि का। तो अगर भुज दुगना है कोटि का मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूं इसे, मैं लिख सकता हूं सर यहाँ पर 2, कोटि, कोटि मतलब y और भुज मतलब x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए, भुज जो होता है वो x होता है और कोटि मतलब क्या होता है y होता है। तो मैं यहाँ से सर ऑप्शन, तो मैं यहाँ से क्या लिखूं, अरे ऑप्शन है, ये लिख लो y बराबर x बटा 2। तो y बराबर x बटा 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहानी? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। हाँ, अगला सवाल कह रहा है प्रदर्शित ग्राफ की ढाल पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, फिर बढ़ता है या घटता है, ढाल क्या हो रहा है? पहले बढ़ता है फिर घटता है ढाल, या घटती है बढ़ती है बढ़ता घटती है, क्या हो? बताओ। आसान सवाल है। देखो दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है ये, दुनिया को थोड़ी ना पता हंसने वाले रोने वाले आंसर, वो तो एसपी सर वाले लोगों को पता है, एसपी सर की आर्मी को पता है ना भाई, तुम कमांडो जो आज से, तो तुम्हें पता है कि एक ट्रिक से हम कैसे करते हैं। हाँ सर, तो ये तो जीवन में बहुत दुखी है, तो यह रो रहा है, अगर रो रहा है तो ढाल घट रही है, पूरे इसमें घट रही है, तो ढाल घटता है, हम बोल सकते हैं। क्लियर है कहानी? चलो, बहुत बढ़िया तरीके से हमने वाला सवाल भी कर दिया। हाँ तो भाई आज की क्लास में हमने यह सब कुछ पढ़ लिया कि सरल रेखा के भिन्न रूप क्या होते हैं, फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर y बराबर mx प्लस c एक रूप होता है, यह इसकी ढाल होती है, c हमने देखा कि y खंड होता है, उसके साथ ही साथ हमने y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर y का ग्राफ देखा, इस तरफ खुलेगा, और y बराबर x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ खुलेगा, और साथ ही साथ जो ढाल होगी, ढाल क्या होती है भाई, ढाल हमेशा बढ़ रही है, इसकी ढाल हमेशा बढ़ रही है, ये रो रहा है, नहीं सॉरी ये हंस रहा है भाई, और अगर ऐसा कुछ ग्राफ होता सर तो इसकी ढाल हमेशा घट रही है, ये अपने जीवन में दुखी है बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर ये परवलय की कहानी हमने देख ली, भिन्न रूप देख लिए, इसके आगे हमने बिंदु रूप वगैरह देखा, उसका फॉर्मूला क्या था भाई बिंदु रूप के लिए, वो था सर y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इनटू x - x1। क्लियर है ये कहानी? तो ये सब कुछ आपको बखूबी रूप से याद होना चाहिए। समझ आया बेटा? इसके अलावा हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, आपको होमवर्क जो है वह क्लास के बाद ही ऐप में मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जो इस चैप्टर की आखिरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम परिमाण पर भी चर्चा करेंगे और ज्यादा। अभी हमने ढाल देखी है ना, अभी हमने परिमाण किसका, ढाल का परिमाण, ढाल के परिमाण पर चर्चा नहीं करेंगे, ढाल का परिमाण क्या होगा और विभिन्न समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण ग्राफ भी हम देखेंगे। तो जितना पढ़ा बेटा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।